हाँ जी, मैं सूबेदार जगत सिंह के पास बैठा हूँ। इनसे मिलने के लिए आया था और सूबेदार साहब से मैं कुछ अपने मिलिट्री के बारे में, अपनी फ़ौज के बारे में मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। और मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई अरविंद जी का आपको एक छोटा सा संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरे नाइबर है एंड ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी मच सपोर्टिव एंड ए वेरी एजुकेटेड पर्सन। इन्होंने 1973 में बीएससी किया था और उसके बाद में कॉरपोरेट में फर्टिलाइजर्स कंपनी में काफ़ी काम किया। इनका बहुत अनुभव है और ये हमेशा अपने सोल्जर्स का और अपने लोगों का कॉलोनी में भी काफ़ी कुछ मोरल हमेशा बूस्टअप करते हैं और बच्चों का भी बूस्टअप करते हैं। शायद उसी श्रृंखला में आज ये मेरे पास आए होंगे मेरे पिछले वीडियो देख करके। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे अरविंद त्यागी सर के लिए। ये बहुत ही ईमानदार, नेक दिल और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। अब जो इनका सवाल था कि मैं पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी से किस तरीके से कंपैरिजन करता हूँ, तो मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का। उसका एक सीधा सा लॉजिक है कि क्यों नहीं है मेरे पास में कंपैरिजन। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज़ लाइक ए डॉग एंड आवर इंडियन आर्मी इज़ लाइक ए लायन। और जब शेर के सामने कभी डॉग आ जाता है ना, कुत्ता आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी पूंछ को दोनों पिछली टांगों के बीच में दे करके ची 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 करना शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान आर्मी इज़ लाइक दैट। और आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी को मैं ये कहूँगा कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो गई है और उस बीमारी का नाम है टेररिज्म, क्योंकि दे आर द बिग सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। और एड्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, चाहे उसमें आप उसके अंग काट दो, चाहे उसे कोई आज तक उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है। यही सेम है पाकिस्तान की आर्मी का कि उसका कोई सुधार नहीं है जब तक कि पाकिस्तान को उसके नक्शे से, दुनिया के नक्शे से नेस्तानाबूद ना कर दिया जाए। और हाँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एंटीबायोटिक उसे बीच में अमेरिका देता रहता है और बस वो अपना सर्वाइवल में है। वो भी अमेरिका भी तब देता है जब वो कटोरा लेके उसके पास जाता है और अपना रोना शुरू कर देता है। और रही बात, अगर मैं उनके सोल्जर्स का 1-to-1 कंपैरिजन करता हूँ ना, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कारगिल का ऑपरेशन हुआ था तो उस ऑपरेशन में देवर इन द एडवांटेज। उनके पास एडवांटेज थी। किस बात की एडवांटेज थी? कि वो हाइट पर थे। लेकिन अगर उनका एक सोल्जर की डेथ हुई, एक सोल्जर उनका मर गया, तो वो सारे के सारे पोस्ट छोड़ के भाग गए। दे आर द भगोड़ा आर्मी। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं अपनी आर्मी की बात करता हूँ ना, अगर मेरा एक सोल्जर घायल भी हो जाता है और उसका जिंदा बचे हुए साथी के अंदर 10 सोल्जर के बराबर जुनून और जज्बा आ जाता है। जुनून और जज्बे से और हौसले से ही युद्ध भूमि में कोई भी काम होता है अरविंद सर। और मैं कहता हूँ कि आपका सवाल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कंपैरिजन, बट मैं अगर उसे देखता हूँ तो वो 0:100 का कंपैरिजन है सर हमारी और उनकी आर्मी का। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जोश और जज्बे का हो, चाहे आर्म्स एंड अम्युनिशन का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे उनके कमांडर्स का हो, चाहे उनके जवानों का हो, मतलब हर तरीके से वो हमारे सामने फेलियर है जहाँ तक सेना का सवाल है। हाँ सूबेदार साहब, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का टेररिस्ट के साथ क्या रिश्ता है? आपने बहुत जायज़ बात पूछी सर। अगर आपको अपना थोड़ा रिकॉल करोगे तो जब अमेरिका में ट्विंस टावर ध्वस्त करे थे तो उसके लिए ओसामा बिन लादेन वाज द रेस्पॉन्सिबल। अलकायदा एक जिम्मेवार संगठन था टेररिस्ट का, और अलकायदा का जो ओसामा बिन लादेन है वो क्वेटा में उनके पास में 15-16 साल रहा था जी। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। अभी बस एक छोटी सी चीज़ बची हुई है, उसे कहीं से कोई एक कंट्री जा कर के छोटी सी वीटो कर देता है और वो वीटो करने के बाद में टेररिस्ट कंट्री घोषित नहीं हो रहा। लेकिन आने वाले समय में उस कंट्री के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अदरवाइज पाकिस्तान का नाम लेते ही अगर पूरी दुनिया में कोई बात सबसे पहले किसी के जहन में आती है तो वो ये आती है कि दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ टेररिस्ट एंड दे आर द रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एनी टेररिस्ट एक्टिविटी
दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो, पाकिस्तान का नाम उसमें ज़रूर आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्यों है त्यागी जी? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उन लोगों का बहुत पुराना नाता है। उन्होंने ही, अगर आप अफगानिस्तान को देखोगे तो तालिबान को तैयार करके किसने भेजा था? पाकिस्तान ने ही भेजा था उनको अपने यहाँ पर तैयार करके, और उसका आज खमियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान ही भुगत रहा है। और अभी स्थिति ऐसी है उनकी कि वो बहुत जल्दी खुद एक दिन ऐसा ना हो जाए कि टेररिस्ट ही कब्जा करके बैठ जाए पाकिस्तान के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल। ये मेरी बात बहुत आपको सुनने में अजीब लगी होगी, लेकिन ऐसा होने में कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया। और मैं एक तीसरा क्वेश्चन आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में उसके जन्म के बाद से क्या हालात हैं? देखो जी, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मैं पॉलिटिक्स को, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं सेना में रहा तो मेरी पॉलिटिकली इतना मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिटिकली अगर मैं समझता हूँ किसी कंट्री को, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो वहाँ पर आर्मी का रूल हो, या वहाँ डेमोक्रेसी हो, या वहाँ डिक्टेटरशिप हो। अब वहाँ पर कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, लेकिन वो डेमोक्रेसी भी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं होती। वो क्या होती है, वहाँ की डेमोक्रेसी को मैं किस तरीके से समझाऊंगा कि वो एक कठपुतली बैठ जाती है, पपट टाइप की गवर्नमेंट बैठती है, और उसके जो उसके पीछे जो उस पपट को जो हिलाता है ना, जो उसे गेम को डिस्प्ले कराता है, या तो वो आर्मी के उनके जनरल्स होते हैं या ISI होता है, वो उसके हाथ की कठपुतली होती है। अगर वो कठपुतली सरकार नहीं चलती तो वो लोग उन लोगों को जेलों में बंद कर देते हैं। तो ऐसा पॉलिटिकली वहाँ कोई आज तक स्टेबलाइज नहीं रही। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर चाइना का क्या रोल है? देखिए जी, चाइना की स्थिति इस समय पाकिस्तान के अंदर बहुत अजीब सी हो गई है, क्योंकि चाइना ने वहाँ पर 200 अरब डॉलर का अपना इन्वेस्टमेंट किया था किसी एक लालच में। और आपको भी पता है त्यागी जी, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हो, कि लालच हमेशा मुसीबत का जी का जंजाल बन जाता है। अगर मैं अपनी मेरठ की भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो चाइना ने वहाँ 200 अरब का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया कि वहाँ से बलूचिस्तान से हम खनिज निकाल लाएंगे, या उसने उसे एक लालच दिखाया, और पाकिस्तान ने कि हम आपको ये करेंगे, और उसने वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है वहाँ पर उनके इंजीनियर्स को अबडक्ट किया जा रहा है, उनके इंजीनियर्स की किलिंग हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? वो भी टेररिस्ट आउटफिट से कर रहे हैं वहाँ पर जी। तो अभी पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है ना, मैं उसे अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो इस तरीके से आप समझोगे कि जैसे सांप क्या करता है। एक चीज़ होती है सांप के बारे में, मैंने बचपन में सुना था कि अगर सांप ने अपने मुंह में चकचुंदर ले ली तो वो क्या करेगा कि अगर उसने वो चकचुंदर को अंदर निगल गया तो वो खुद मर जाएगा। और अगर मान लो उसने चकचुंदर को बाहर फेंक दिया तो वो मैं अपने चैनल के माध्यम से नहीं कहता है, लेकिन वो एक आप लोग समझ गए होंगे कि उसे फिर क्या कहलाया जाएगा। तो आज की स्थिति जो है वो सांप और चकचुंदर वाली है। तो इसमें चकचुंदर पाकिस्तान है, और ड्रैगन आर्मी जो है उनकी, जो ड्रैगन वो बताते हैं वो चाइना है। अब ड्रैगन के मुंह में चकचुंदर है, अगर चकचुंदर खाता है तो वो मर गया, अगर वो उसे निगलता है तो भी वो गया काम से। अच्छा, इमरान खान के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, इमरान खान के बारे में तो जो मैं सोशल मीडिया से अभी पता चल रहा है, हालांकि वो जेल में है। अब मुझे तो ये सोशल मीडिया में मैं कहीं देख रहा था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कहाँ मैंने देखा कि किस प्लेटफार्म पर देखा, आजकल इतने सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि इमरान खान को जेल के अंदर किसी ने मोलेस्ट कर दिया। अब बात बताओ कि एक आपके भूतपूर्व अपने प्रधानमंत्री को उनके ISI का किसी मेजर ने मोलेस्ट किया, लेकिन उसके पीछे भी एक नई थ्योरी कुछ एक निकल के आ रही थी कि कोई बोल रहा था कि इन्होंने पहले इमरान खान जी ने, पहले मैं उन्हें इमरान खान जी ही कहूँगा क्योंकि वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपने यहाँ अपनी सरकार से परमिशन मांगी थी क्योंकि उन्हें एक बीमारी हो गई थी पाइल्स की, कि मैं अपने पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए दुबई जाना चाहता हूँ, वो मना कर दिया। फिर बोला मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, वो उसे नहीं मिली परमिशन। फिर बोला मुझे US भेज दो, मैं वहाँ जाके अपनी पाइल्स का ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो फिर पाकिस्तान वालों ने आइडिया लगाया, यार ये तो बहुत खर्चे वाला सिस्टम है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि क्यों ना हम इसका यही ट्रीटमेंट कर दें। तो वो फिर ये घटना हुई जो मैंने आपसे कही थी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जगत जी, आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छा लगा।
वैसे सर मैं आपसे भी एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि अब आने वाला भविष्य कैसा है, आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का भविष्य बिल्कुल जीरो है, उसका कोई भविष्य ही नहीं है। और भारत तो महान देश है, था और रहेगा। सर आप अपनी सेना को किस तरीके से देखते हैं? मतलब मैं एक सिविलियन के प्रोस्पेक्टिव से भी जानना चाहता हूं कि आप अपने सैनिकों को कैसे देखते हैं? हमारे सैनिकों के मॉरल बहुत हाई है, उनका जज्बा बहुत हाई है, उनमें जुनून है अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए। अच्छा सर, आपको मैं पिछले 15-16 साल से आपके साथ ही हूँ सर, और मैं आपका बहुत सम्मान भी करता हूँ, लेकिन आपका जो नेटिव प्लेस है वो बुलंदशहर में है जी। तो मैंने ऐसा सुना है कि बुलंदशहर के अगर हमारे पिछले जो लेटेस्ट अगर हम कहते हैं तो परमवीर चक्र विजेता भी आपके डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से ही हैं। जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बुलंदशहर के लोग काफ़ी हैं इंडियन आर्मी में। हमारे यहाँ पे एक कस्बा है, बड़ा गांव कह सकते हैं उसे, कस्बा कह सकते हैं, सैदपुर। सैदपुर जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा गांव है, उसके 99% आदमी, हर घर से आदमी उसका फ़ौज में है, और वो ब्रिगेडियर से लेके सोल्जर तक है। सभी पोस्टों पे उन्होंने काम किया है और बहुत ही बहादुरी के साथ वो लड़े हैं, और उनका इलाके में बहुत अच्छा दबदबा है, और बहुत ही जेंटल लोग हैं वो, और जाट जाति के हैं। देखिए जी, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि सैनिक की कोई जाति नहीं होती, वो बस सैनिक ही होता है। नहीं, सैनिक की जाति तो सबकी होती है। हाँ, जाति तो कहने को तो जाति इनकी भी नहीं होती है, टेररिस्ट की भी, लेकिन टेररिस्ट की भी जाति होती है। आप ये नहीं कह सकते जाति नहीं होती, जाति टेररिस्ट की भी होती है। अच्छा सर, तो मैं इसी कड़ी में फिर एक काम करूँगा कि जब अगली बार आपसे मिलूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ का बहुत अच्छा इतिहास है, आपके डिस्ट्रिक्ट का, बुलंदशहर का। तो अगली बार जब कभी मुलाकात हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपने यहाँ से कुछ ऐसे चीज़ें मुझे शेयर करना सर, और जिससे कि मतलब मैं बाकी लोगों को भी ये जानकारी दे सकूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के क्या क्या योगदान है हमारे इसमें। वैसे तो पूरे संपूर्ण भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट का ही योगदान है, क्योंकि हमारी सेना में किसी एक जाति, धर्म विशेष या किसी एक राज्य का नहीं आधिपत्य नहीं है, उसमें हर एक क्षेत्र, क्योंकि ये तो एक वो बागवानी की तरह है जिसमें हर तरीके का फूल है, ऐसे इंडियन आर्मी भी एक बागवानी की तरह है, उसमें हर राज्य का, हर प्रांत का सभी तरीके के लोग हैं। तो हमारी इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी। तो जय हिंद सर, आपने अपना समय दिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।